नमस्कार मित्रों। कांग्रेस कार्य समिति की कल एक बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद थे और वहां एक बड़ा फैसला किया गया वंदे मातरम को लेकर, जिसको काफी समय से विवाद चल रहा है। जब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया वंदे मातरम को, उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन था, पहले 2 स्टैंजा गाए जाते थे, अब 6 गाए जा रहे हैं, उसको कानून के तौर पर मंजूरी दे दी और कहा गया कि सरकारी कार्यक्रमों में वो गाया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त को जब कार्यक्रम हुआ तो कांग्रेस के मुख्यालय में उस प्रोग्राम को उस समय गाया तो गया, लेकिन उसको लेकर काफी विवाद हुआ और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये तय कर दिया है कि वो सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे। तो क्या इसका मतलब है? बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा करना चाहते हैं। फिर कांग्रेस क्या करेगी सरकारी कार्यक्रमों में? क्या वो 6 स्टैंजा गाएगी, बॉयकॉट करेगी कांग्रेस के कार्यालय? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने जो कानून है उसमें भी कहा गया कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए जरूरी है। दूसरा एक बड़ा मसला हुआ, जो नया शब्द आया, अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल। ये 2 बड़े शब्द हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। यह चर्चा चल रही है हमारे करने नहीं करने से। तो दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे बड़े भाई शीतल पी सिंह साहब से साथ। वो जितने हॉट हैं उतने ही कूल हैं, तो और देश को, राजनीति को बारीकी से समझते हैं। सर प्रणाम। द हॉट शीतल अरे कार्यक्रम में आपका जय हो। आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम। जय। सर दिल्ली का मौसम जो है ना बिगड़ा हुआ है, जी राजनीतिक मौसम खासतौर से बिगड़ा हुआ है। ये क्या हो जी क्या रहा है? एक तो ये अभी तक हमारा ये तय नहीं हुआ कि हम लोग नेशनलिस्ट हैं कि नहीं है। आप एक बार ऐसा क्यों नहीं करते, फाइनल पैरामीटर्स बना दें? जी नाक की लंबाई इतनी, कान की इतनी, चेहरे की इतनी, ये सब चीजें जितने भी कारण हो सकते हैं वो नेशनलिस्टिक पैरामीटर्स तय कर दें। रोज रोज हम कैसे तय करें? जी देखिए, हम लोग इस बात को मतलब अपने पत्रकारिता के अनुभव से और जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने सोचा समझा है, राजनीति को, राजनीतिक विज्ञान को, कम्युनिकेशन के तौर तरीकों को, उसके हिसाब से हमारे यहाँ चूंकि हम एक गरीब देश हैं, हमारी समस्याएं बहुत विकराल हैं और अनंत हैं। बहुत सारी चीजों को हम छूते भी अब नहीं हैं, हमने उनको यथास्थिति में छोड़ दिया है। बल्कि हमारी नीतियों ने उनको और बिगाड़ दिया है। बहुत कठिनाइयां उससे पैदा हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ऐसी चुनौतियां आ गई हैं जिनका हल मैं किसी एक दल को नहीं कहूंगा, किसी के पास नहीं है। सच्ची बात यह है। उसका हल सामूहिक तौर पर बैठकर सब लोग एक दीर्घकालिक योजना बनाएं तभी संभव है। कोई उसमें गंभीर नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक स्कोर करना चाहते हैं। तो राजनीतिक स्कोर इन समस्याओं को चिन्हित करके, चैलेंज किए हुए और करेक्ट किए हुए बिना जब करना चाहेंगे, तो वो चाहते हैं कि इन समस्याओं पर बात न हो। हमेशा इसकी कोशिश है कि इन बेसिक सवालों पर हमारे बात ना समाज हो। में बहस न हो। इनसे हटने के लिए बहुत सारी दूसरे रास्ते हैं, और एक रास्ता तो जो अख्तियार किया हुआ है इधर लगातार, और उससे फल भी मिला है। उसके फल की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक सरकार तीसरी बार देश में है, और चौथी पांचवी बार भी हो सकती है। क्योंकि वो ऐसा है कि जिसमें हम किसी चीज को हल नहीं करते, कुछ नई चीजें पैदा करते हैं। हम नई समस्याएं ऐसी पैदा करते हैं जिससे हम आपस में समाज लड़ने लगे, और समाज लड़ रहा है। समाज का दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, जहां जहां हमने उस निशाने लगा रखे हैं, सब तरफ उसके मामले में लड़ाइयां हो रही हैं। उस पर बात हो रही है, उसमें लोग एंगेज्ड हैं, और इन समस्याओं से अलूफ है वो। इन समस्याओं पर वो केंद्रित ही नहीं हो पा रहे हैं। उनका हमेशा ध्यान भटकाने में जो भी निजाम जब है वो सफल है। जो चूंकि सब लोग, कोई यहाँ सत्ता में है, कोई कहीं सत्ता में है, बहुत सारे लोग कई जगह सत्ता में है, तो इस तरह से सब जगह इसका लाभ उनको मिलता है। ये उसी तरह का एक प्रकरण है। ये प्रकरण आजादी की लड़ाई में सेटल हो चुके थे, और अगर हमें देश को देश की तरह रहना है, देशवासियों को सबको एक समझना है, सबको बराबर रखना है, सबको वो हक देने हैं जो संविधान में निहित है, तो हमें डाइवर्जन की जगह इन समस्याओं पर बात करनी चाहिए। लेकिन हम डाइवर्जेंस पर ज्यादा बात करते हैं और समस्याओं पर बात न करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, कोशिश और कर। सफल हैं उसमें। तो ये एक प्रकरण चल रहा है जिसमें हम, चूंकि हमारी एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है, 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 14.5% है वो,
14.5% बहुत होता है, क्योंकि हम 100-150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी पहुंच रही है, तो उसमें से 20-21 करोड़ आबादी हो जाती है 14.5%। तो इतने बड़े बड़े तो देश नहीं है दुनिया में, बहुत सारे। यूरोप का कोई देश इतना बड़ा नहीं है अकेले, सारा यूरोप मिलके इसका 1.5 दुगना ही हो सकता है। तो इतना जिसमें तमाम देश हैं, दर्जनों देश हैं जिसमें, तो ये इतनी बड़ी जब आबादी को आप उसके खिलाफ अगर कोई ऐसी चीजें लेते रहेंगे जिससे वो इरिटेट हो, जिससे उसकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया हो जाए, फिर आप उसको इनकैश करने लगेंगे, ये इसने क्यों कहा, ये क्यों किया, ये ऐसे कैसे कहा, ये वैसे वैसे कहा। ये बहुत अच्छा आर्ट है, जिससे हम कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे कि हमारे स्कूलों की छतें गिर रही, जिससे बच्चों की मृत्यु हो रही है। दोपहर में हम उन्हें सूखा चावल दे रहे हैं, कहीं एक आध रोटी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सब्जी वब्जी के नाम पे सब नदारद है। प्रोटीन का हम शब्द सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं, वो है ही नहीं कहीं, तो कुछ दे नहीं रहे हैं। और उसमें सब में घपले, इतने छोटे बजट में ये सब है, उसमें भी डकैती हो रही है। जैसा राम मंदिर वाले मामले में शब्द आया, ये तो मुझे अब हर योजना में नजर आ रही है, हर जगह डकैती हो रही है लिटरली। तो ये हम इस पे बात नहीं करेंगे। इतना पूरा युवा जो है, पहले तो ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ गया है, इंटरमीडिएट तक जाते जाते बहुत बड़ी संख्या छात्रों की स्कूल से विमुख हो जाती है, क्योंकि परिवार के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको तुरंत काम में लगना होता है, घर चलाना है। इसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ग्रेजुएशन से बहुत सारा ड्रॉप आउट सेक्टर है, बहुत सारा, बहुत थोड़ा सा सेक्शन हमारा जो है। ग्रेजुएशन में तो बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है, बहुत, इतने बड़े। अब उनके आंकड़े इतनी बार हम लोग दोहरा चुके हैं, तो फिर से क्या उस पर जिद करना, सबके सामने है। इन सब चीजों में कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं स्पेशल बात बोल रहा हूँ, किसी को पता नहीं, सबको पता है। नीति बनाने वालों को पता है, देश चलाने वालों को पता है, देश चलाने वालों का विरोध करने वालों को भी पता है, और बाकी सबको भी पता है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हम खाली कर रहे हैं, और खाली हो रहे हैं हमारे दौर में। हमारे पास इनके लिए कोई चीज नहीं है। जो चीजें प्रचलन में होती हैं उसी में हम कोई एक आध चीज उठा लेते हैं। जैसे हम 50 काम कर रहे हैं, 50 में 48 में फेल हो रहे हैं, लेकिन किन्हीं 2 में हमें कोई तरक्की मिल गई, तो हम क्या करेंगे कि जब कोई मौका मिलेगा तो उन्हीं 2 की बात करेंगे, 48 को भूल जाएंगे और कहेंगे हमारी पीठ ठोको, हमने तरक्की कितनी कर दी, हमने कमाल कर दिया है, आओ हमारी पीठ ठोको। तो ये जो आओ हमारी पीठ ठोको आंदोलन है राजनीति में जो चल रहा है, इसने हमारी सच्चाइयों पर ऐसे फर्जी पर्दे डाल रखे हैं, जिसमें से एक पर्दा ये है कि हम मुसलमान हिंदू खेलते रहे। जिन भी चीजों से हम हिंदू मुसलमान खेल सकते हैं, वो उनमें से एक चीज ये भी है। हम सब इसको जानते हैं कि ये उपन्यास कब लिखा गया, कब उसमें बदलाव किए गए, कैसे वो ब्रिटिश सरकार को फेवर करने के लिए था। ब्रिटिश सरकार भी यही चाहती थी जो आज की सरकार चाह रही है, वो भी चाहती थी हिंदू मुसलमान हो इस मुल्क में। 1857 के बाद ये खुली किताब है, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि वो राज कर रहे थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, वो कुछ लाख लोग थे, हम करोड़ों थे, हम पर वो राज कर रहे थे। तो राज कैसे करते? तो जरूरी था कि हम में विभाजन हो, हम एकजुट न हो। हम 1857 में एकजुट थे, और हमने उनको बहुत भारी सैनिक चैलेंज दिया था। युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी, बहुत लोग मारे काटे गए, दोनों तरफ नुकसान हुए, और किसी तरह से वो अपने को बचा पाए थे। जाहिर है कि उसके बाद उन्होंने सोचा कि इससे कैसे बचें, तो उनके लिए भी यही समझ में आया कि इसको ऐसे बड़े लेवल पर कहाँ बांटा जा सकता है। तो उस समय तो भारत देश एक ही था जो आज 3 देशों में है, तो आबादी में ये जो घनत्व था ये भी इससे बहुत बड़ा था। 40-42% के आसपास मुसलमान थे और बाकी हिंदू थे 58-60%। तो इतनी बड़ी आबादी में डिवीजन हो जाए, इससे सुखद तो किसी भी बंदर के लिए बिल्लियों की लड़ाई और क्या हो सकती थी। ये अब इस सब को समझने में कौन सा ऐसा ज्ञान है जो मैं विशेष दे रहा हूं। उन्होंने फिर इसके लिए प्रयास किए। उन प्रयासों में एक हिस्सा इस पे भी गया कि ये उपन्यास पहले दूसरी तरह से लिखा गया था, फिर उसमें अंग्रेजों के लिहाज से परिवर्तन वगैरह किए गए, उसी तरह से फिर ये गाना बना। फिर इसको कांग्रेस के सम्मेलनों में इस पर बहस हुई, चूंकि कांग्रेस देश में एकता चाहती थी। गांधी जी, इस विभाजन देश के लिए जरूरी था। अगर आपको देश की लड़ाई लड़नी है तो अंग्रेजों की चाल के खिलाफ चाल आपकी होनी चाहिए। खिलाफ चाल क्या होगी कि लोगों को आप एक करें। अंग्रेज चाहते थे वो आपको बांटें, आपकी जरूरत थी कि आप एक रहें। एकदम सरल बात है, एकदम सिंपल बात है। कांग्रेस ने जो
कांग्रेस ने जो फैसले लिए वो उस जमाने में गांधी जी के नेतृत्व में हमें एक रखने के फैसले थे, और इसी एक रखने की कोशिश में उनकी जान भी गई। तो ये हमारे सामने तथ्य है, इन तथ्यों को लेकिन हम सर देखना आजकल कह रहे हैं लोग कि आपकी जी बात वहां तक ठीक है, गांधी जी तक। अब जी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बांटने के लिए ये काम कर रही है और उसका केवल फोकस अपीजमेंट है। हम्म, वंदे मातरम तो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। हम्म, एक्चुअली तो कांग्रेस ने ही अडॉप्ट किया, कांग्रेस के सेशन में अडॉप्ट हुआ, फिर जो चेंज हुआ, और आज जी कांग्रेस वंदे मातरम के खिलाफ खड़ी है। उस समय भी जी। मुस्लिम लीग के सामने हार गई थी, आज भी वहीं पर खड़ी है। कांग्रेस का जो प्रस्ताव आया है, जो आपने बताया है कि अभी उनका सम्मेलन हुआ, वो सॉरी उनकी राष्ट्रीय जो बैठक होती है वो सीडब्ल्यूसी हुई में। CWC में। उसमें उन्होंने वही जो उन्होंने 1936-35 में अंगीकार किया था, वही उन्होंने फिर से रिपीट किया है। उनका स्टैंड वही है जो था। उनके स्टैंड से उस समय जब एकता हो रही थी, तो आज उसमें कुछ और हो रहा है, ये कैसे माना जा सकता है? और कोई भी 14.5% को अपीज करके 80% को अपने खिलाफ करने की राजनीति करेगा, तो आत्महत्या होगी ये तो कांग्रेस अपीजमेंट करके अपने लिए आत्महत्या कर रही है क्या? नहीं, कांग्रेस आज भी चाहती है कि सामाजिक एकता हो। इस मामले में मैं उनको अंक दूंगा। हमने पूरे जीवन कांग्रेस की आलोचना की है, उनकी विभिन्न नीतियों की आलोचना की है, और उसी से हम पत्रकार बने। लेकिन आज के वक्त में इस सवाल पर उनका जो स्टैंड है, मुझे लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं आया है, जो जो था वही है। हाँ, ये कठिन राह है, ये राह कठिन थी, इस राह ने एक कीमत चुकाई, हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या हुई इसी राह पर। तो ये कीमत चुकाती है, ये कांग्रेस इस बात की कीमत चुकाती है कि वो देश में समुदायों के बीच वैमनस्यता की जगह एकता का काम करने की कोशिश करती है। बहुत सारे उनके लोग उस मामले में त्रुटि करते हैं, बहुत सारे नेता उनकी इस चीज को ठीक से नहीं समझते, गलतियां करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस का जो स्टैंड है, वो बिल्कुल देश की एकता के पक्ष में है, देश में देशवासियों से ही लड़ने के पक्ष में नहीं। दूसरी तरफ जो लोग जिद कर रहे हैं, पुराने उस वंदे मातरम को वापस ले आए हैं, कानून कायदे की तरह जिद की है, उनका लक्ष्य क्लियर है। वो 14.5% को निशाना लगा के 80% को अपने बाड़े में रखना चाहते हैं। साफ है उनका, उनकी भी स्लेट साफ है। वो कितने ही तर्क दें, कितनी ही योग्य ढंग से उसको प्रस्तुत करें, कितनी ही कांग्रेस की कमियां दिखाएं, कितनी ही गलतियों को बड़ा करके खड़ा करने की कोशिश करें, ये तथ्य स्पष्ट है। मुझे इसमें जरा भी संशय नहीं। नहीं तो अब जब ये कहा जा रहा है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई जब देश में कानून बन गया तो राज तो कानून का चलता है, संविधान का चलता है। अब ठीक है, सरकार ने कानून बना दिया है और फिर क्या इससे भ्रम रहेगा? थोड़ा सा मुझे भी स्पष्ट कीजिए कि जैसे सुप्रीम जरूर। कोर्ट ने भी कहा कि भाई ऐसे कोई बहुत जरूरी सारे नहीं है। कानून ऐसे बहुत सारे कानून और राजाज्ञाएं अंग्रेजी राज में भी आई थी, जिनको लोगों ने नहीं माना था, उनका विरोध किया था, उनके विरोध में जेल गए थे, उनके विरोध में सजाएं काटी थी। तो अगर देश की एकता के लिए ये नौबत आती है कि वो ये कहें कि हमने कानून बना लिया है, लेकिन वो कानून देश की एकता को तोड़ने वाला है, तो उसका अगर प्रतिकार करने का साहस कांग्रेस कर रही है, तो मैं तो उसे सैल्यूट करूंगा। और ये लेकिन किसी भी अंग्रेजों इस की राजज्ञाएं और देश की सरकार में तो थोड़ा फर्क करेंगे। बिल्कुल करेंगे अंग्रेजों के उसमें, लेकिन गलत को गलत कहने में फर्क कैसे कर सकते हैं? सरकारों में फर्क कर सकते हैं। हाँ, वो गुलामी के दौर की सरकार थी, एक विदेशी आक्रांता की सरकार थी, अब देशी लोगों की सरकार है। लेकिन अगर गलत तब गलत था, तो आज वो गलत सही कैसे हो सकता है? जो गलत था वो गलत है। अगर गलत को गलत कहने का साहस तब लोगों ने किया, तो अब न करें, ये तो और गलत होगा। तो क्या आपको लगता है सर कांग्रेस जो है या जो भी लोग कांग्रेस के साथ के भी लोग हैं, वो ऐसा करेंगे दो जगह पर कि अपने कार्यक्रम होंगे उसमें दो स्ट्रेंजर आएंगे और जहां सरकारी कार्यक्रम होंगे, मान लीजिए जैसे संसद ही है, राष्ट्रपति जी का कोई कार्यक्रम है जो कानून के मुताबिक किया गया है, तो उसका बाइकआउट करेंगे? आपको ऐसा लगता है? अब ये वो तय करेंगे, ये उनकी पार्टी का अपना डिसीजन होगा। हम न उन्हें सलाह देना चाहते हैं, न हम उसके बारे में कुछ तथ्य देंगे। हम हाँ, तो हाँ। इंतजार करेंगे कि वो इसको कैसे पेश आते हैं इस पर। जो उन्होंने फैसला लिया है, उस फैसले का अमल क्या करते हैं वो। वो हम्म। क्या बाइकआउट करेंगे, नहीं करेंगे, चुप खड़े रहेंगे, क्या करेंगे, ये वो जाने। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें कोई भी, ये कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी देशवासी को इस मामले में अगर चीज गलत है, तो गलत कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये उसका अपना निजी फैसला है।
उसे फैसला लेना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी का आरोप है, आप उसको वाजिब नहीं मानते कि भाई वो केवल अपीजमेंट के लिए ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को या माइनॉरिटी को ये पसंद नहीं है देव स्तुति? बिल्कुल स्पष्ट है, इस समय उनके खिलाफ देश में जन आंदोलन की बाढ़ आई हुई है। अभी हाल में जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होकर घटा है, जिसने देश भर में उबाल पैदा कर दिया था। उन बच्चों ने दूसरा आंदोलन स्कूलों को सुधार का लिया है। उस पर बहुत सक्रियता, बहुत तरह से जैन अल्फा जो कहलाती है उसकी नजर आ रही है। उसमें बहुत जगह उनके परिजन भी जुड़ रहे हैं। ये अपने आप में धीरे धीरे एक आंदोलन की तरह क्रिएट हो रहा है। ये वक्त है कि सरकार इस सब से ध्यान हटाना चाहे, और उसने संसद में कोशिश की इस माध्यम से। अब इस माध्यम को वो ज्यादा चर्चा में लाएगी कि इस पर लोग केंद्रित हों। जो इस तरह के कट्टर दिमाग के लोग हैं, जो कट्टरवाद में पसंद करते हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो मुसलमानों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, जो मुसलमानों के खान पान, रहन सहन, पूजा पद्धति सबके आलोचक हैं, उन लोगों के लिए बहुत मसाला है उसमें। और जाहिर है कि बहुत सारे मुसलमान नेता भी उसकी प्रतिक्रिया उस तरह से दे देंगे जैसे वो सहारनपुर के सांसद ने दे दी, और ऐसी प्रतिक्रिया करके वो और इस चीज को हवा देंगे। उससे तो लेकिन नुकसान ही होगा। हम लेकिन इसको उनको गलत कैसे कह सकते हैं? उनके अपने धार्मिक तर्क है। उस तर्क पर वो आज नहीं पहले से कायम है। ये नहीं कि उन्होंने आज ये तर्क ले लिया है। ये तर्क उनका तब से है जब से उनका धार्मिक सोच समझ है उनकी, जब से। तो हम उसमें आज उनकी धार्मिक सोच समझ को बदल के जबरन बदलना अगर हम चाहेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो उसको मना करेंगे। वो मना करेंगे जी, एक तर्क और दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जो भी समर्थक लोग हैं उनकी तरफ से कि भाई जब दुनिया भर में नेशनल एंथम होते हैं, वो हम उससे सहमत हो नहीं हो, लेकिन हम कोई ओलंपिक के प्रोग्राम हैं, गेम्स के प्रोग्राम हैं या कहीं और जाते हैं, तो उसमें उसके लिए सैल्यूट करने के लिए खड़े होते हैं, सैल्यूटेशन के लिए, सम्मान के लिए। तो अपने ही देश के राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए इतना क्या आफत हो गई? नहीं, जनगण मन के लिए सब लोग खड़े होते थे, कोई आफत की बात ही नहीं थी। कहाँ कौन झगड़ा कर रहा था? ये तो आप झगड़ा लगाने वाली चीज में कह रहे हैं कि इसमें भी खड़े होकर दिखाओ, नहीं होगे तो हम तुम्हें देशद्रोही साबित कर देंगे। ये तो एक षड्यंत्र है। तो आप इसको राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्रभक्ति के प्रतीक मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, राष्ट्रभक्ति तो राष्ट्र के प्रति होती है। अगर राष्ट्र को ही तोड़ा जा रहा हो तो राष्ट्रभक्ति कहां से हुई? जो आप कर रहे हैं इससे राष्ट्र कहां रह रहा है? आप तो राष्ट्र की एक आबादी के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं। एक तरह की बंदूक, कानूनी बंदूक आपने तैयार कर ली है कि आप खड़े होइए, हम आपको गोली मारते हैं। ये तो झगड़ा है। इसमें राष्ट्र का हित कहां से हो गया? राष्ट्र प्रेम, ये तो राष्ट्र के विरुद्ध बात हो गई। सर, आपने अभी जंतर मंतर का चर्चा की, जंतर मंतर का जिक्र किया, उससे जंतर मंतर से 15 अगस्त तक एक नया शब्द आ गया, दिमागी नक्सल। जी। पहले अर्बन नक्सल चलता था, अब दिमागी नक्सल एक नया शब्द आया और कहा गया कि ये नक्सलवाद तो अमित शाह जी ने और सरकार ने खत्म कर दिया, जो हथियार लेकर बैठे थे, लेकिन ये दिमागी नक्सल अभी जिंदा है। फिर कल कोई चर्चा हो रही थी, उसमें मित्रों ने मुझे कहा कि आप गलत कह रहे हैं, नक्सलवाद नहीं खत्म हुआ, नक्सलवाद तो विचार ही है ना, और असल नक्सलवादी तो दिमागी नक्सल है। तो जो लोग इस बात को रच रहे हैं या वो उम्मीद करते हैं कि दिमाग मुक्त भारत पैदा हो जाए, क्या ये संभव है? कभी संभव है? किसी के लिए भी संभव कभी रहा है? तो वो ऐसी संभावना के लिए अपने आप को उन्होंने लक्षित किया है जो संभव ही नहीं। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल पहले ही बता दिया कि एक विचार है। विचार कभी मरते नहीं है, विचार हमेशा रहते हैं। उनको कोई स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, ये सिर्फ होता है। तो विचार के तौर पर नक्सलवाद से जो भी, जिस तरह का भी वो विचार है, जो भी उसके तर्क है, जो भी उसके पक्ष विपक्ष है, वो रहेगा। ये समाज के ऊपर है कि उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। आप अगर इस पे जिद करेंगे या किसी को इंगित करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब से उन्होंने ये कहा है तब से नक्सलवाद के बारे में नेट पे खोज करने वालों की तादाद पहले से बढ़ गई होगी। नक्सल का विचार क्या है इसकी पड़ताल करने वाले बहुत सारे लोग कौतूहल पैदा हुआ होगा। तो आप जो भी आपका लक्ष्य रहा हो, मुझे तो लगता है कि आप अपने लक्ष्य के संधान में फेल हो गए हैं। और ये गूगल पे मैंने पूछा नहीं तो मैं जनरली इन चीजों का पता करता हूँ कि इस शब्द या इससे संबंधित चीजों के बारे में स्क्रूटनी कितनी आई है।
तो जैसे मैंने ये जरूर पूछा था गूगल से, ग्रोक से पूछा था कि ये अध्ययन करके बताइए कि ये जो टर्म दिया है प्रधानमंत्री जी ने, इसको लेके उनके पक्ष में कितना प्रतिशत समर्थन आया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, और इसकी आलोचना में कितने लोग शामिल हैं। आपको अचरज होगा, मेरे पास है, मैं आपके स्क्रीन पे तो जी दिखाता जी। नहीं, तो 71% लोगों ने आलोचना की है। 71% लोगों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य की आलोचना की है, उसे जुमला बताया है। मतलब उसके हजारों किस्म के तर्क हैं, हजारों किस्म की आलोचना है, हजारों मीम हैं और वगैरह वगैरह है। और उनके पक्ष में रहने वालों की संख्या कुल 24-25% है। 3-4% ऐसे हैं जिनकी कोई टिप्पणी नहीं है, जो मतलब इस पे नहीं, कोई लेकिन राय ये तो नहीं। आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो एक और तथ्य आ जाता है कि भाई 24-25% आपकी बात मान लूं, तो अभी तो हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ 40% लोग हैं, हाँ, मैं खुद ही 25% चकित लोग हूँ। हैं। नहीं तो मतलब मैं ट्विटर के साथ, 40% लोगों को तो कम से कम उसके साथ होना चाहिए ना। नहीं तो ट्विटर के सारे लोग उनके मतदाता नहीं है। मैं इसलिए भी, ये ट्विटर एक सेलेक्टिव एरिया है, इसमें तो कुछ करोड़ लोग ही लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर तो हम उसको देखते ही हैं ना कोई। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर निश्चित ट्विटर पे वो लोग जरूर हैं जो मतलब मस्तिष्क का। मैं इसको रिप्रेजेंटेटिव तौर पर थोड़ा सा गंभीर मानता हूँ। आप हो सकता है आप बिल्कुल बिल्कुल मान, एब्सोल्यूट नंबर पर देख रहे हो। नहीं बिल्कुल आप गंभीर मान रहे हैं और मैं उस गंभीरता के साथ हूँ। और ये भी है कि ट्विटर पर चूंकि ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का वो है, तो निश्चित तौर पर इस भाषा में जो लोग आते हैं वो उनको पढ़ना पड़ता है। हमारी मातृभाषाएं तो दूसरी हैं, हिंदी है, अन्य 7-8-9 भाषाएं हैं, रीजनल और भी हैं, और उसके बाद आदमी अंग्रेजी पढ़ता है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। तो जी। अंग्रेजी से पढ़ के आने वाले, जो अंग्रेजी भी पढ़ के आने वाले समुदाय में, यानी वो पढ़ा लिखा तो हो ही गया बुनियादी तौर पर, दूसरी भाषा तक जब पहुंच गया तो कुछ तो आगे बढ़ ही गया हो। तो उन लोगों के भीतर अगर ये समर्थन का प्रतिशत, अगर तो क्यों, इसने ग्रोक ने बताया मुझे अध्ययन करके, तो ये प्रतिशत है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी योजना रही हो ये कहने की, दिमाग मुक्त भारत करने की, तो ये तो आपके विलोम में जा रहा है और रिएक्शन दूसरी तरफ है। जी। और ये तो बड़ा। बेवजह, मतलब हाँ। मुझे लगता है बेवजह है। नक्सलवाद को मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे नहीं लगता आप स्वीकार करते हैं। हम में से अनेक नक्सलवाद को जिस फॉर्म में भी वो है हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस वजह से अगर 71% लोगों में उसके प्रति कौतूहल जागा है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि जो भी उन्होंने लक्ष्य किया होगा प्रधानमंत्री जी ने उसमें वो सफल हुए हैं, बल्कि विपरीत प्रतिक्रिया हुई है। एक और शब्द चलता रहता है आजकल, अभी थोड़ा सा कम चर्चा में है, वो शब्द भी इससे जुड़ा हुआ है, वो शब्द है इकोसिस्टम। जी। बार बार ये कहा जाता है कि इस सरकार छोड़िए, सरकार तो कुछ है ही नहीं आजकल, राष्ट्र है, सरकारी राष्ट्र जी। है ना। आप नहीं मानते होंगे लेकिन सरकारी राष्ट्र, तो जी। राष्ट्र के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम करता है जिसमें बाहर की जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो सब कर रही हैं, और उसी जी। सबको रोकने के लिए शायद ये जो एफआरसीए क्या था कानून, एफसीआरए, 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 हाँ। सॉरी माफ कीजिए, एफसीआरए नहीं, कानून नहीं, जो था उसको लेकर आने की कोशिश थी, और वो तमाम ताकतों ने उसको रोकने का काम किया। उन ताकतों की बात जरूर कर ली जाए। जी। जब हमारा सदन का सत्र चल रहा था तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन आया था भारत सरकार के पास। उसके बारे में उधर से तो कुछ नहीं कहा गया, इधर से कहा गया बड़ी सौहार्दपूर्ण, बड़ी कूल, बड़ी बढ़िया बात हुई, और हमने देखा कि एफसीआरए कानून विड्रॉ हो गया। विड्रॉ मींस विड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्ट कमेटी जी में चला गया। हाँ ठीक है। तो तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका प्रभाव के दबाव में, प्र- अमेरिका के इशारे पे किया गया। प्रभाव प्रभाव किसका है, प्रभाव कौन ले रहा है, उसका मैं शंका कर रहा हूं इस पर। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसका, एक कार्यक्रम किया था रिपब्लिक टीवी नाम के चैनल ने, और कुछ राइट विंग वेबसाइट्स पे आया था, उन्होंने एक ठाकुर फाउंडेशन के बारे में बताया था कि वो इकोसिस्टम चला रहा है। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई, तो मैंने उसका अध्ययन किया। मैंने पाया उसने 2019 से लेके 2026 तक देश में कुल $2 मिलियन, यानी करीब 18 करोड़ रुपए की ग्रांट्स, छोटी छोटी ग्रांट, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ऐसी बहुत सारे मीडिया मैन को और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दी है, न्यूज लॉन्ड्री वॉन्ड्री जिनको आप जानते हैं। तो अगर 18 करोड़ रुपए में ये समझा जा रहा है 6 साल के भीतर, 7 साल के भीतर 18 करोड़ रुपए देने से मतलब सरकार दो के करोड़ खिलाफ, 3 करोड़ रुपए साल का होगा। हाँ, 3 करोड़ रुपए साल, 30-35 लोगों में
3 करोड़ किसी एक को नहीं। यानी जो वो होता है जैसे कोई मतलब 10 स्टोरी, लाख रुपया हो गया, उसको ऐसा कर वो दो। फिर मैंने वो लिस्ट देखी, वो स्टोरीज किस बात पे है। वो सारा जो जिसके लिए उन्होंने ग्रांट दी है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो बुरा हाल है, हमारी जो नकली दवा बनाने का पूरा कार्यक्रम है, हमारे यहाँ जो बहुत सारा नकली वैक्सीन का, नकली मतलब जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट के बारे में उसने ये ग्रांट दी। और उस पर बड़ा सा कार्यक्रम करके वो क्या उनको बताएं लोग, पत्रकारिता की इन्होंने जो हालत कर दी है। मतलब मैं तो अध्ययन करने के बाद मेरे मन में उसके पक्ष में सारी बात हो गई। मैं खुद ही उसको मतलब साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो काम हम देशवासियों को करना चाहिए, वो भी इंडियन ही है एक्चुअली। वो ठाकुर फाउंडेशन किसी इंडियन की है, दिनेश ठाकुर नाम है उसको। एक चोरी उसने पकड़ी थी, एक हमारे यहाँ की बड़ी फ्रॉड कंपनी दवा की, रनबैक्सी नाम की थी, जो अमेरिका में जो दवाएं भेजती थी, वो उसका हेड था रिसर्च के, उनके आईटी या रिसर्च उसका ऑल वर्ल्ड हेड था, बहुत बड़े पद पर था, बहुत मोटी तनख्वाह पर था और वैज्ञानिक है वो। तो उसने पाया कि वो जो डाटा शीट वगैरह वहां दी जाती है वो फज करके दे रहे थे और वो इंटरनेट पे मौजूद था। उसने पहले अपनी कंपनी को वार्निंग दी कि आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका है, आप पकड़े जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और मैं और हम सब जेल जाएंगे। लेकिन कंपनी हमारे कलाकार लोग चला रहे थे, जो आपको मालूम है बाद में उसके दोनों मालिक जेल गए जापानियों को ठगने के मामले में। और तो इस तरह के अपराधियों के बनाए हुए एक संस्थान की गड़बड़ी एक आदमी ने एक्सपोज की। उस गड़बड़ी को, अमेरिका का ऐसा कानून है कि अगर आप विसिल ब्लोअर हैं तो आपकी सुरक्षा की जाती है, और वो कानून फिर वहां मुकदमा चला, उसमें इन पे जुर्माना हुआ और उस जुर्माने को इन्होंने खुद कोर्ट में खड़े होकर स्वीकार किया कि 12-13 मामलों में, इन 11-12 मामलों में हमने गलती की है। गलती स्वीकार की, जुर्माना स्वीकार किया, वो जुर्माना अदा किया। उस जुर्माने का एक अंश वो जो भी विसिल ब्लोअर होता है उसको जीवन यापन के लिए दे देते हैं, क्योंकि उसकी नौकरी चली जाती है, उसका जीवन हो, तो वो उसको उसमें पैसे मिले। उस पैसे को उसने अपने जीवन में ऐश करने के लिए खर्च करने की जगह, हवाई जहाज खरीदने की जगह एक ट्रस्ट बनाया। और भारत में पत्रकारिता में उन सवालों पर जो हमें करने चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, वो सवाल करने के लिए ऐसे जो भी पत्रकार हैं जिनकी जो कठिनाइयों में है और लेकिन काबिल हैं, उनको ग्रांट दे देता है। वो अपना प्रपोजल देते हैं, वो उसको 2 FCRA में 2 जगह उसको वो मिला हुआ है कि इन 2 क्षेत्रों में आप मदद कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में वो ग्रांट दे देता है। इतना सा कुल केस है, उस पे इतनी कहानियां, झूठ सच। ये तो मैंने अध्ययन न किया होता तो मुझे भी शंका रहती कि भाई होगा CIA, उसको CIA का एजेंट कह दिया। CIA का एजेंट खुलेआम ऑपरेट कर रहा है, भारत में दे रहा है, और भारत की सरकार बैठ के तबले बजा रही है। तो हमारा तो मीडिया मतलब हमने CIA के एजेंट का खेल तो ऐसा ना कि CIA के एजेंट तो हमारे 1970 से अभी तक चल ही रहे हैं। एक सेकंड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिर्फ एक चाटुकार पत्रकार को 15-16 करोड़ की सालाना बूटी दे रहा है, और हम किस मुंह से CIA मतलब 2 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान की सरकार पलट रहा है सालाना। क्या मतलब, कोई सर पैर की बात। तो 2 करोड़ 30 लोगों को, 40 लोगों को छोटी छोटी 4-4, 2-2, 5-5, 6-6 लाख की ग्रांट स्टोरी करने की। एनुअली हाँ, एक हृदय जोशी ने भी उनके उससे स्टोरी की है पर्यावरण पे। क्या शानदार स्टोरी है। हृदय जोशी के काम को आप जानते होंगे, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे पत्रकारों को अच्छे काम करने वाले लोगों में से ऐसे लोगों को लांछित कर दें कि उन्होंने ठाकुर फाउंडेशन ने 3 लाख 2 लाख, मुझे पता नहीं कि कितनी रकम उस मामले में उनको मिली, लेकिन क्या स्टोरी उन्होंने की और क्या स्टोरी वो करते हैं, क्या उनकी नॉलेज है। मैंने एक बार इंटरव्यू किया है उनको, हृदय को, हृदय भरा आता है कि ऐसे भी पत्रकार हैं। ऐसे लोगों को तो मेरे पास पैसे हो तो मैं बांट दूं भाई। मतलब मैं अपनी ईमानदारी पे तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन हृदय के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा महंगा आदमी है, उसको खरीदना मुश्किल है थोड़ा। चलिए, आपने कह दिया, मैंने तो उनका काम देखा, उनका एक साक्षात्कार किया था। देखा कि मेरे साथ तो बहुत लंबे समय काम किया उन्होंने। साक्षात्कार में वो आदमी सूचनाओं से भरा हुआ था। हाँ, वो तो हम लोग समय सीमा में उनको उनके ज्ञान का पूरा अवलोकन ही नहीं कर सकते, जो नहीं करते। तो अपना काम करके, मेहनत करके, और सब बहुत सारी जगहों पे वो पैदल जा जाके उन्होंने चीजें की हैं पहाड़ पर। चीजें किया, एनवायरमेंट पे बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। चलो, हमारी तो बधाई है हृदय को। सर, एक आखिरी सवाल, मुझे लग रहा है कि आपको जैसे पूरे देश और सरकार चिंता कर रही है, वैसे राष्ट्र की चिंता नहीं है।
आपने दिमागी नक्सल को खारिज कर दिया, आपने इकोसिस्टम को खारिज कर दिया, जंतर मंतर के कॉकरोचेस को खारिज कर दिया, और देश में सरकार और बहुत सारे लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि ये जो बाहर बैठे हुए लोग इस देश को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान की तरह से अस्थिर करने में लगे हुए। ये अस्थिरता, देश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश है। आप इसको गंभीरता से ले नहीं रहे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश को अस्थिर करने में सचमुच में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमारी हॉस्टिलिटी है, बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति में बदल चुका है, पड़ोस में है। उसके कोई प्रत्यक्ष हमारे पास बहुत प्रमाण नहीं है कि वो हमारे यहाँ कोई ऐसी चीजें कर रहा है, लेकिन एक शंका हमेशा बनी रहती है। उसके साथ हमारे युद्ध हो चुके हैं, हमारे अच्छे रिश्ते नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में समस्याएं नहीं है इस तरह की जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम तथ्यहीन ढंग से किसी को निशाना लगा के या विजय जी को हम नापसंद करें और फिर विजय जी के बारे में कहानियां गढ़ें। विजय जी बेचारे अपना दूध लेने जा रहे हो तो हम एक फोटो उनका खींच के कहें कि ये देखिए दूध में मिलावट करने जा रहा है। तो इस तरह की बात अगर हम करने लगे तो ये जो चीज हमने पत्रकारिता के नाम से कर दी है, ये बहुत शर्मिंदगी की बायस है। हमारी आलोचना इस पर है। चलिए सर, देखते हैं कि क्या होगा। 3-4 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर आपसे ज्ञान लेना बहुत जरूरी मुझे लगा था कि उससे थोड़ा सा मेरे दिमाग के जाले हटे पर काम हम करते हैं। हम लोग पता नहीं क्या। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। आप गांव में हैं तो वहां पर अच्छी स्वस्थ रहें, नहीं, ताजा हवा लीजिए। जो भी जीवन में बचा हुआ है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पर में मुख्य ध्यान रहता है। जब भी मौका मिलता है, वैसे मैं बहुत सफर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मौका मिलते ही अपने तो घर देश दुनिया पूरा सफर करते रहते हैं। हाँ, नहीं, हम तो सफर दिल्ली रहने की आदत इतनी हो गई है कि गांव में जाते ही खांसी आने लगती है। शानदार, शानदार। आप इस क्षेत्र में आपका कोई सानी है ही नहीं, और इसके लिए फिर सैल्यूट आप। ठीक है, प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप के लिए आने नहीं, वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ताजा हवा के साथ, ताजा विचारों के साथ भी रहिए।